अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पहले रिवाइज करते हैं अपना पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। उसमें हमने देखा था हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो, लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो आप क्या करते हैं वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पर प्लेस करते हैं। इस रूल को कहते हैं हेड टू टेल रूल। और रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये मेथड है बेसिकली आपके पास हेड टू टेल रूल एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। आज हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कोई आपके पास प्रॉपर मेथड या एग्जैक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए भी हम हेड टू टेल रूल का ही इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आप देख लें। आपके पास अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, आपने बी वेक्टर को ए वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करते हैं। नेगेटिव वेक्टर किस तरीके से फाइंड होता है, लेट्स से ये आपके पास एक वेक्टर है बी, इतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, तो ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बन जाएगा। अब आप इस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी को ए वेक्टर के अंदर ऐड कर दें हेड टू टेल रूल से, तो आपके पास हो जाएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये मैंने लिख दिया है, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वी ऐड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इन अदर वेक्टर। ये आपके पास एक वेक्टर है ए, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने वेक्टर बी को, तो हम करेंगे क्या कि ए वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है ग्राफिकली, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपने इस बी वेक्टर का लेना है नेगेटिव वेक्टर और उसको ए वेक्टर के अंदर ऐड कर देना। ये आपके पास वेक्टर है ए, प्लस कर दिया आपने नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड आपने सेम रखना है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब आप हेड टू टेल रूल से इनको आपस में ऐड कर दें। ये आपके पास है एक वेक्टर ए, ये आपके पास है नेगेटिव वेक्टर बी। ये जो रूल आपने लगाया है ये रूल है हेड टू टेल रूल। और आपके पास स्टूडेंट्स पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। तो ये मेथड है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। अब हमने देखना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। रेजोल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना। जिस तरह एडिशन में आपने देखा दो वेक्टर्स को जोड़कर एक वेक्टर बनाया, उसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में तकसीम करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि आपके पास रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन क्या है, तो आपने सब्ट्रैक्शन पर टिक नहीं करना, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर टिक करना है। क्योंकि दो वेक्टर्स को जोड़कर हम जब एक वेक्टर बनाते हैं उसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, और एक वेक्टर को जब दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं उसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यह डेफिनेशन लिखी हुई है, splitting a vector into its such components which are perpendicular to each other is called resolution of vector। एक वेक्टर को उसके ऐसे हिस्सों में तकसीम करना जो आपस में परपेंडिकुलर हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और स्टूडेंट्स वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपके पास यूजुअली दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है एफ, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप बोलेंगे एफ एक्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको आप बोलेंगे एफ वाई। इसी तरह अगर एक वेक्टर है v, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy। p का वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे px और py। अब ये कंपोनेंट्स फाइंड कैसे करते हैं या किसके इक्वल होते हैं उसको हम यहां पर जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये बेटा आपके पास एक वेक्टर है a, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेक्टर a। आपने निकालने हैं इसके वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों।
हम बेटा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या आएगा, ए एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट का नाम क्या आएगा, ए वाई। अब ये शेप अगर आप गौर से देखें तो ये शेप कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर बनेगा आपके पास थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ जो 90 का एंगल बनाए बेस, और ये साइड बन जाएगी स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। आपके पास जो वेक्टर है वो ट्रायंगल की कौन सी साइड बना, हाइपोटेन्यूज। जो बेस है वो उसका कौन सा कंपोनेंट बना, हॉरिजॉन्टल, और जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा कंपोनेंट बना, वर्टिकल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर गिवन था ए, आपने फाइंड करना है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फाइंड करना है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर कंपोनेंट्स गिवन हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं। अभी हमें वेक्टर गिवन है, कंपोनेंट्स निकालने हैं। पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। यानी कि हमने ए एक्स फाइंड करना है और गिवन क्या है हमें ए। अगर स्टूडेंट्स आपको बेस फाइंड करनी हो, हाइपोटेन्यूज गिवन हो, हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने फाइंड करनी है बेस, गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों आइडेंटिटीज में से हम यूज करेंगे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस किसकी इक्वल है, ए एक्स के, हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, ए के। अगर आप ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट, वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू कॉस थीटा। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है एफ, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स, वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू कॉस ऑफ थीटा। अगर एक वेक्टर है v, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, वी एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू कॉस थीटा। अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट से क्या मुराद, हमने स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर फाइंड करना है, गिवन हमें हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, गिवन हमें हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, साइन थीटा की आइडेंटिटी यूज होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा ए वाई, हाइपोटेन्यूज की जगह पर आ जाएगा ए। ए इस साइड पर ले आए, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो ये दूसरा स्टूडेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी आपने फाइंड कर लिया। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए वाई। डिपेंड करता है वेक्टर कौन सा है, अगर बी वेक्टर होगा तो बी एक्स बी वाई, सी वेक्टर होगा तो सी एक्स सी वाई, एफ वेक्टर होगा तो एफ एक्स एफ वाई। अब किसके इक्वल होता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये तो स्टूडेंट्स आपने फाइंड कर लिए कि अगर आपको वेक्टर गिवन हो, आपने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हो तो कैसे करते हैं। अब हम करते हैं कि अगर कंपोनेंट्स गिवन हो और वेक्टर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी गिवन है, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी गिवन है, और आपने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है वेक्टर ए। जब स्टूडेंट आपने वेक्टर ए फाइंड करना है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है, ए एक्स और ए वाई, फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर और उसका थीटा, उसका जो एंगल है।
अब अगेन शेप अगर आप देखें तो कौन सी शेप बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ जो 90 बनाए बेस, और इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब अगर ट्राइंगल की शेप में देखा जाए तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। कैसे फाइंड करें स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए वाई का स्क्वायर। अब आपने सिर्फ ए फाइंड करना है, ए का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर दी रूट। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल थीटा डायरेक्शन के लिए। हमें मालूम क्या है, बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम है, हमने फाइंड करना है ये एंगल। अगेन इन आइडेंटिटीज में से देखें, बेस और परपेंडिकुलर वाली आइडेंटिटी कौन सी है, इन तीनों में स्टूडेंट्स जो टेन थीटा की आइडेंटिटी है ये परपेंडिकुलर और बेस की आइडेंटिटी है। तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन या फॉर एंगल, हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू टेन, बल्कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज स्टूडेंट्स पुट कर दें, टेन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए वाई, बेस की वैल्यू क्या है ए एक्स, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। फाइंड हमने चूंकि सिर्फ थीटा करना है तो थीटा को इस साइड पर रहने दें, टेन दूसरी साइड पर जाएगा तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वेक्टर गिवन हो और उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हो तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, और अगर कंपोनेंट्स गिवन हो, वेक्टर फाइंड करना हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास कहलाते हैं रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स, ए एक्स और ए वाई, एफ एक्स और एफ वाई, पी एक्स और पी वाई, ये सारे क्या कहलाते हैं रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब आगे नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। वेक्टर को स्टूडेंट्स जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा वेक्टर ही आता है। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर यानी कि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। When a vector is multiplied with a scalar, vector resultant is obtained. Let k is a scalar and a is a vector. हमारे पास k एक स्केलर है और a एक वेक्टर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या है। पहला केस हम लेते हैं स्टूडेंट्स जब k की वैल्यू 0 है, हमने एक वेक्टर a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास या रिजल्टेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ये कहलाएगा नल वेक्टर। आप वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए। आपने यहां पर k एक स्केलर था, a एक वेक्टर था, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, आंसर वेक्टर आना चाहिए। चूंकि k की वैल्यू 0 थी तो आंसर 0 वेक्टर आएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। दूसरा केस यह है कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 मींस इफ k इज पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स k और a को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरा एक वेक्टर आंसर आएगा ka। एग्जांपल देख लें,
2 एक स्केलर नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर a के साथ, आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 2a आएगा। मैग्नीट्यूड जो है उसको आपने 2 टाइम्स इंक्रीज करना है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक a है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास दूसरा a है। चूंकि k 2 था तो आपने मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 2 टाइम्स। अगर k होता 3 तो 3 टाइम्स, 4 तो 4 टाइम्स। जो k की वैल्यू होगी उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। अब ये जो पूरा 2a है ये एक वेक्टर है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो, इफ k इज नेगेटिव, फिर क्या होगा? अगर स्टूडेंट्स k नेगेटिव हो, देखें यहां पर 2 माइनस था, नेगेटिव और a से मल्टीप्लाई हो रहा था, आंसर तो वेक्टर ही आना है। 2 टाइम्स आपने इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास a है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास a है। मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन माइनस की वजह से जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन आपने करनी हो वेक्टर की किसी स्केलर के साथ, तो आप क्या करेंगे कि अगर स्केलर 0 है तो नल वेक्टर आएगा, अगर स्केलर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें, डायरेक्शन सेम रखनी है। और अगर स्केलर नेगेटिव हो तो उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करना है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है। जी स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमने जो रूल पढ़ा था, हेड टू टेल रूल है, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और रिजल्टेंट निकालने के लिए। इस रूल को इंप्लीमेंट करने के जो मेथड्स हैं वो 2 हैं आपकी बुक के अंदर। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड को। ये इंतहाई आसान मेथड है, आप 9th 10th में ऑलरेडी इसको पढ़कर आ चुके हैं। इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और अपनी एक एग्जांपल जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। क्वेश्चन क्या है? ऐड फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ईस्ट विद फोर्स ऑफ 15 न्यूटन नॉर्थ। आपने 12 न्यूटन फोर्स को 15 न्यूटन फोर्स के साथ ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट क्या है? सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमने लेट कर लिया एक स्केल, हमने लेट क्या किया? 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम ड्रा करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ड्रा करना होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन तो ड्रा नहीं हो सकता। इसलिए हमने न्यूटन को किसके इक्वल पुट किया? सेंटीमीटर के इक्वल। तो 12 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 15 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरा है ड्रा द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। अब आपने इन स्केल्ड वैल्यूज को ड्रॉ करना है। पहले 4 सेंटीमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, फिर 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या है? पैरेलली शिफ्ट द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। पैरेलल शिफ्टिंग से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर को आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, एक वेक्टर को आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब इस वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने चेंज नहीं करना। तो तीसरा पॉइंट है पैरेलली शिफ्ट द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आपने इस वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर के हेड पर प्लेस कर देना, ये कहलाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। और ये जो रूल है बेटा इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्रॉ द रिजल्टेंट फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आपने क्या ड्रा करना है? रिजल्टेंट ड्रा करना है। आपने ये रिजल्टेंट ड्रा कर दिया, ये उसके दरमियान आ गया एंगल। अब स्टूडेंट्स आप अपने स्केल की मदद से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल यानी कि डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों फाइंड करने के बाद जो लास्ट स्टेप आपने करना है, रिकन्वर्ट द रिजल्टेंट इनटू गिवन स्केल। अब आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स आएगा। आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन गिवन है, तो आपने जो भी रिजल्टेंट आएगा इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर उसको रिकन्वर्ट करना है किसमें? न्यूटन में।
तो आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आ जाएगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। ये तो एक मेथड है बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है आपकी बुक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर कहा जाता है। हर वेक्टर के यूजुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि हम किस तरीके से दो वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको हमने करना है आपस में ऐड। पैरेलली शिफ्ट द वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बशर्ते के उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। तो आपने इस बी वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर के हेड पर प्लेस कर दिया। यह कहलाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप, ड्रा अ रिजल्टेंट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट। अब आपने पहला स्टेप क्या किया, बी वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर के हेड पर प्लेस कर दिया। अब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है, और रिजल्टेंट ड्रा कैसे होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिजल्टेंट ड्रा कर दिया फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। रिजल्टेंट ड्रा हो गया। अब ड्रा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स गिवन हैं ए बी और आर, इन तमाम वेक्टर्स के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। पहले हम वेक्टर ए को देखते हैं। ये स्टूडेंट उनका बनेगा एक्स कंपोनेंट, ये बनेगा वाई कंपोनेंट। ए एक्स और ए वाई दो कंपोनेंट्स आ गए। मैंने अभी आपको बताया है किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा बी एक्स, एक बनेगा बी वाई। अब रह गया आर, आर के भी दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे हमें। स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक बनेगा आर एक्स, यहां से लेकर यहां तक बनेगा आर वाई। मैं इस डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से आप लोग सुन लें। ये हमारे पास वेक्टर्स थे ए बी और आर, तीन वेक्टर्स थे। इन तीनों वेक्टर्स के हमने क्या ड्रा करने थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने थे। पहले ए एक्स ड्रा किया, फिर ए वाई ड्रा किया, फिर बी एक्स ड्रा किया, फिर बी वाई ड्रा किया, फिर आर एक्स ड्रा किया और फिर आर वाई ड्रा किया। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स आ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर है या कंपोनेंट है बी एक्स, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या आपस में इक्वल है? तो हम इसको नाम दे सकते हैं बी एक्स का। इक्वल वेक्टर्स मैंने आपको पहले बताया था, इक्वल वेक्टर्स उनको कहते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनको आप बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो बी एक्स और ये लेंथ आपस में दोनों क्या आ रही थी, पैरेलल इक्वल आ रही थी। तो अगर इसका नाम बी एक्स है तो इसका नाम भी बी एक्स हो सकता है। इसी तरह अगर इसका नाम ए वाई है तो इसका नाम भी ए वाई हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ओ का ओरिजिन से, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ये हमने अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट्स को नाम दिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? ओ एम पी क्यू। अब मैं इन वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लिखना चाह रहा हूं। ओ से लेकर एन तक, ओ से लेकर एन तक जो लेंथ है, ओ से लेकर एन तक जो लेंथ है, क्या वो ओ एम लेंथ प्लस एम एन लेंथ की इक्वल है या नहीं? जिस तरह ये आपके पास एक मार्कर है, इसके दो हिस्से हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है। अगर इस पूरे की लेंथ मैंने मेजर करनी हो तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ वाइट पोर्शन प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन पोर्शन, तो वो किसकी इक्वल होगी? इस पूरी लेंथ की इक्वल। ओ से लेकर एन तक जो लेंथ है वो ओ एम लेंथ प्लस एम एन लेंथ की इक्वल है, इज इक्वल टू ओ एम लेंथ प्लस एम एन लेंथ। सिमिलरली एन से लेकर क्यू तक जो लेंथ है, एन से लेकर क्यू तक जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट्स? एन पी लेंथ प्लस पी क्यू लेंथ, एन पी लेंथ प्लस पी क्यू लेंथ।
ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। दोबारा देख लें, O से लेकर N तक जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है? OM लेंथ प्लस MN लेंथ। और N से लेकर Q तक जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है? NP लेंथ प्लस PQ लेंथ। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लिख दी। अब हमने लिखना है इसको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत आसान है। ON वेक्टर का क्या नाम है? RX। तो ON की जगह पर आ जाएगा RX, किसके इक्वल है? OM। O से लेकर M तक जो वेक्टर है उसका नाम AX है, प्लस M से लेकर N तक जो वेक्टर है उसका नाम है BX। ON वेक्टर जो था RX, OM वेक्टर जो था वो AX, MN जो वेक्टर था वो BX। इसी तरह स्टूडेंट्स आप दूसरी लेंथ को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? NQ, N से लेकर Q तक जो वेक्टर था उसका नाम है RY। N से लेकर P तक जो वेक्टर है वो है AY, प्लस P से लेकर Q तक जो वेक्टर है वो है BY। तो आपने RX इज इक्वल टू AX प्लस BX फाइंड कर लिया, RY इज इक्वल टू AY प्लस BY फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड क्या करना था? रिजल्टेंट फाइंड करना था। रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए हैं, RX भी आ गया, RY भी आ गया। अगर कंपोनेंट्स हों और वेक्टर फाइंड करना हो तो पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, अब आपने फाइंड करना है वेक्टर। X कंपोनेंट आ जाए, Y कंपोनेंट आ जाए तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ये स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था अगर हमारे पास AX भी गिवन हो, AY भी गिवन हो और हमने A फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? A इज इक्वल टू अंडर द रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यहां पर हमारे पास वही वेक्टर था RX भी आ गया, RY भी आ गया। हम ये फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। R मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू RX किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स? AX प्लस BX का स्क्वायर, और RY किसकी इक्वल है? AY प्लस BY का। अगर आपके पास C वेक्टर भी होता तो यहां पर CX, यहां पर CY आ जाता। D वेक्टर होता प्लस DX प्लस DY आ जाता। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे आप इसके अंदर उनको ऐड करते जाएं, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का। ये जो एंगल है रिजल्टेंट का फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो एंगल भी हमने निकाल लिया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में दिया हुआ है, आप इसको रिमाइंड करके दोबारा देख लें कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये देखा है कि जब दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन हो तो वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। वेक्टर फाइंड करने के लिए आप मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और एंगल के लिए टेन इनवर्स RY ओवर RX यूज करते हैं। अब RY क्या है? AY प्लस BY ओवर RX क्या है? AX प्लस BX। ये आपने दोनों फाइंड किए हुए थे, हमने यहां पर पुट कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स डिपेंड करता है थीटा के किस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट लाई कर रहा है। टोटल XY प्लेन के होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं 4। डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। हर क्वाड्रेंट के लिए फाइनल एंगल फाइंड करना डिफरेंट होता है। आप स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पर x भी पॉजिटिव और अप साइड पर y भी पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहां पर अगर RY और RX दोनों पॉजिटिव होंगे इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
दोनों नेगेटिव हो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, y पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपका जो रिजल्टेंट है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अगर तो स्टूडेंट्स पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो जो एंगल आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे उसी को आपने एज इट इज लिख देना है, यही आपका फाइनल एंगल होगा, क्योंकि एंगल आपको हमेशा चाहिए होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर रिजल्टेंट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो रिजल्ट एंगल आपके पास आएगा वो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, तो ये आपके पास वही फाइनल एंगल होगा जो आपने फाइंड करना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास रिजल्टेंट, थीटा आपके पास आया ये वाला, आपको चाहिए एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप कैसे फाइंड करें? आपको थीटा तो चाहिए ये, आपको जो थीटा मिला फार्मूला से वो मिला ये। अब स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है कि ये जो टोटल एंगल है ये कितना होता है 180 डिग्री। इतना सा एंगल निकालने के लिए 180 में से ये पोर्शन माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5। ये जो एंगल आया इसको 180 में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग एंगल जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है वो आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपको एंगल चाहिए यहां से लेकर यहां तक फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपको जो मिला है एंगल वो ये मिला है इस फार्मूला से। अब हमें पता है कि यहां तक जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के अंदर ये एंगल ऐड कर दिया जाए तो आपके पास कंप्लीट एंगल आ जाएगा फाइनल। तो स्टूडेंट्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो आपके पास रिजल्टेंट, तो उसका एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस 5 कर लेंगे। अब आ जाए फोर्थ पर, आपको जो एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल रिक्वायर्ड है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो एंगल आपको मिला है वो इतना सा एंगल मिला है। कैसे फाइंड करेंगे? चूंकि स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि ये कंप्लीट जो एंगल है ये होता है 360 डिग्री। 360 में से ये एंगल माइनस कर दें तो रिमेनिंग एंगल आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग एंगल के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल एंगल फाइंड करने का प्रोसीजर है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी आता है और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर भी ये यूज होगा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो आप क्यूरी सेशन में हमसे पूछेंगे, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।